देखिए बेटा, आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, आपका वो चैप्टर है यहाँ पे कौन सा, चैप्टर नंबर 6, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और मेन चैप्टर्स में माना जाता है आपके फर्स्ट टर्म के अंदर। ये बेसिकली ना यहाँ पे आपको इस चैप्टर को समझने के लिए पहले कुछ मेन पॉइंट समझने हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं सिंपल सी प्रोडक्शन फंक्शन को पता करने के लिए, हम पता क्या करेंगे सर, सबसे पहले प्रोडक्शन किसे कहा जाता है। देखो बेटा, प्रोडक्शन आप सबको पता है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है सर, उत्पादन करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, है ना। ये तो सबको पता है अच्छे से। अब मेरा जो नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, उसे समझना। सर जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। सर उसका प्रोसेस ये होता है कि प्रोडक्शन के लिए मैं सबसे पहले कुछ सामान लगाता हूँ, उसको क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे इनपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, इनपुट। और सर जब हम वो इनपुट लगाते हैं तो उससे कोई चीज प्रोड्यूस होकर बाहर आती है, उस चीज को क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे आउटपुट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे उसको। एक एग्जांपल के तौर पे सर, अगर मेरे को चीनी बनानी है तो चीनी बनाने के लिए सर मेरा जो इनपुट होगा वो होगा शुगर केन, गन्ना, है ना। और उससे जो प्रोड्यूस होकर चीज वापस आएगी सर, वो क्या होगी सर, मेरी यहाँ पे शुगर। तो प्रोडक्शन तो समझ आ गया सर, क्या इनपुट को लगाया जाता है जिससे हमारे पास क्या निकल के आता है सर, एक आउटपुट निकल के आता है, प्रोडक्शन बोलते हैं। अब सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब भी यही होता है बेटा। देखो अब नोट्स पे आते हैं। कहता है डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल टाइप। कहता है प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट। यानी इनपुट और आउटपुट के बीच का जो एक रिलेशनशिप होता है उसे क्या बोला जाता है सर, प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। समझ आ गया सर, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो एक रिलेशनशिप होता है उसे क्या बोलते हैं सर, हम यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चे सबको ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक इक्वेशन देख रहे होगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। इक्वेशन में बेटा यहाँ पे लिखा है, ये टर्म जरूर समझ लेना ध्यान से, QX। QX का मतलब है क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ यानी कितना प्रोडक्शन किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे लिखा है F। F का जो मतलब है ना बेटा, F स्टैंड्स फॉर फंक्शन। F किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दो टर्म आए L। L स्टैंड्स फॉर अ लेबर और K स्टैंड्स फॉर अ कैपिटल। यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। अब बेटा आगे का चीजें समझने के लिए ना मैं आपको कुछ एक टॉपिक के ऊपर लेके जा रहा हूँ। उस टॉपिक को जरा ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे आप पहले। ये हमने शायद पहले भी एक बार डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो सर हमें पता है कि हमारे पास, अगर हम टाइम फैक्टर की बात करें बच्चे, टाइम फैक्टर, तो हमारे पास जो टाइम फैक्टर है सर दो तरीके का होता है। एक होता है सर लॉन्ग रन, और एक होता है सर शॉर्ट रन। और सर अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो जो लॉन्ग रन होता है सर वो होता है मेरा मोर देन अ ईयर, एक साल से, और ये होता है सर विद इन अ ईयर, एक साल से कम का। टाइम फैक्टर क्लियर हो गया सबको। अब बेटा इस टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंगली ना हमारे पास प्रोडक्शन के दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर को बोला जाता है बच्चे यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर। क्या बोलते हैं, एक को हम फिक्स्ड। अब ये फिक्स्ड फैक्टर कौन सा होता है सर, फिक्स्ड फैक्टर वो होता है डू नॉट चेंज with the change in आउटपुट। यानी सर फिक्स फैक्टर हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। प्रोडक्शन के साथ चेंज क्या नहीं होता वो सुनो बेटा। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट। क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री का किराया। और यहां पे दिया हुआ है बेटा आपको आउटपुट। क्या दिया हुआ है बच्चे, सपोज करते हैं बेटा कि आपका जो फैक्ट्री का रेंट है वो कितना है, यहाँ पे 10,000 रुपए है। फैक्ट्री का रेंट कितना है सर यहाँ पे। अब मान लो आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी या 100 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो आपका रेंट कितना होगा सर, 10,000। अगर बेटा आपने यहाँ पे 200 यूनिट भी प्रोड्यूस करी तब भी आपका रेंट कितना होगा सर, और अगर आपने 500 करी तब भी कितना होगा सर, और अगर सर मैंने कुछ नहीं भी करा, खाली भी बैठा, तब भी कितना होगा सर। यानी कि सर फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जो कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े या घटे, लेकिन फिक्स फैक्टर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, वो अपनी जगह क्या रहेंगे सर, कांस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक और फिक्स फैक्टर क्या हो सकता है सर, हमारा मशीन। भाई मेरी फैक्ट्री में 4 मशीनें हैं,
चाहे मैं प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का करूं, 5,000 यूनिट का करूं, 2 यूनिट का करूं, मेरी जो 4 मशीन है वो तो फिक्स्ड है ना अपनी जगह पे। तो फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। यहां तक समझ आ गई? अभी आपसे क्वेश्चन करूंगा इसके ऊपर भी। फिक्स फैक्टर के बाद बेटा दूसरा फैक्टर जो आता है वो आता है सर हमारा यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर। कौन सा आता है सर? अब ये वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं सर? चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। यानी कि सर वेरिएबल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज विद द चेंज इन द प्रोडक्शन। एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, ध्यान से समझो। यहां पे एक एग्जांपल लिया बेटा मैंने, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या लिया? इलेक्ट्रिसिटी। और यहां पे आ गया बच्चे हमारा यहाँ पे आउटपुट। यहां पे क्या आ गया? आउटपुट। अब बेटा सपोज करो मैं 100 यूनिट बनाता हूं, तो मेरा बिल जो आता है वो कितना आता है? 1000 रुपए। अगर मैं सर 200 यूनिट बनाऊंगा तो मेरा बिल हो जाएगा 2000 रुपए। 500 यूनिट बनाऊंगा तो सर बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा 5000 रुपए। और सर अगर मैं कुछ नहीं बनाऊंगा तो मेरा बिल भी क्या आएगा सर? जीरो आएगा। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया सर? वेरिएबल फैक्टर, जो कि प्रोडक्शन के साथ क्या होता है सर? घटता या बढ़ता है। यानी कि सर अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा किसी चीज का तो वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो मेरा वेरिएबल फैक्टर भी क्या होगा सर? यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। और वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे? सर लेबर। अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर को भी क्या करना पड़ेगा सर? बढ़ाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल फैक्टर और क्या निकल के आया सर यहाँ पे? लेबर। और एक वेरिएबल फैक्टर क्या निकल के आ सकता है सर? टाइम। क्या निकल के आ सकता है? टाइम। मतलब सर एक फैक्ट्री का नॉर्मल एवरेज टाइम है काम करने का कितने घंटे? 8 घंटे। कितने घंटे हैं? वो 8 घंटे नॉर्मली चलती है, लेकिन जब मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपने एक टर्म सुना होगा जिसका नाम क्या होता है? ओवर टाइम। क्या बोलते हैं हम उसको? यानी कि सर हम फैक्ट्री को 3 शिफ्ट्स में 8-8 घंटे रेगुलर चला रहे हैं, हमने टाइम पीरियड क्या कर दिया सर? वहां पे बढ़ा दिया। यहां तक समझ आ गई? तो सर फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, अपनी जगह कांस्टेंट रहते हैं। वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं सर वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली क्या किए जा सकते हैं? घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन आगे पूछने वाला हूं उसका आंसर करने के लिए रेडी रहना, और यहां ध्यान से सुनना बेटा। अगर सपोज करो हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? कूलर। क्या बना रहे हैं सर हम? गर्मियां बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से मेरे पास एक ऑर्डर आता है कि सर हमें ना 2000 कूलर चाहिए, लेकिन मेरे को वो चाहिए कितने महीने में? 3-4 महीने में चाहिए। कितने महीने में चाहिए? तो पहले आपको देखना है सर कौन सा लगा इसमें टाइम पीरियड? शॉर्ट रन। कौन सा टाइम पीरियड लगा? अब मेरा जब शॉर्ट रन का टाइम पीरियड है तो बेटा इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है सर? कि मैं अपनी लेबर बढ़ाऊं, अपना टाइम बढ़ाऊं, जिससे कि मेरा प्रोडक्शन बढ़े। और एक मेरे पास ऑप्शन है क्या सर? मैं नई फैक्ट्री लगाऊं, नई मशीन्स खरीदूं, नए प्लांट लगाऊं। तो इन दोनों में से मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगा बेटा इस टाइम पे? शॉर्ट रन में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे सर हम? वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि सर शॉर्ट रन में टाइम पीरियड कम है, तो मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को तो चेंज कर सकता हूं, लेकिन फिक्स फैक्टर को उस टाइम पे चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो नई फैक्ट्री लगाने के लिए टाइम है, ना ही नया प्लांट लगाने के लिए टाइम है। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे? वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करेंगे। तो यानी कि सर शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं मेरे? वेरिएबल, और कुछ क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं, अगर मान लो इसी 2000 कूलर को बनाने के लिए एक पर्सन आता है, वो कहता है कि सर इस बार तो जो गर्मी बढ़नी थी वो बढ़ गई, आप एक काम करो नेक्स्ट ईयर के लिए ना मेरे को एक काम कर दो कि नेक्स्ट ईयर मेरे को 2 या 3000 यूनिट आप बना के दे देना एडवांस में। तो मेरे को टाइम क्या मिला? अगले साल का। कौन सा टाइम हो गया सर? लॉन्ग रन। तो क्या मैं अब अगले साल के लिए क्या क्या चीजें चेंज कर सकता हूं सर? नई फैक्ट्री भी लगा सकता हूं, नई मशीन भी लेके आ सकता हूं, लेबर भी बढ़ा सकता हूं, टाइम पीरियड भी बढ़ा सकता हूं। यानी कि सर लॉन्ग रन के अंदर मेरे सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। सारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे सर? हमारे वेरिएबल बन जाएंगे। यहां तक समझ आ गया? आप क्लियर है? अब ये क्यों समझाया आपको, नोट्स के द्वारा समझ आएगा अगले टॉपिक के अंदर। क्लियर है बेटा ये सबको? देखिए अब देखिए बच्चे इधर, अब अगला आता है, कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के क्या है सर? हमारे दो टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर अब मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला होता है सर कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप कहता है इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन all inputs continue to the used in the some constant matter no matter what no matter what the level of output is। कहता है सपोज करो बेटा हमने ना एक रेशियो बनाई, इस क्वेश्चन में आएगा अभी एग्जांपल। देखो यहां पे कहता है देन
सपोज 10 इफ लेबर एंड कैपिटल आर टू इनपुट यूज्ड इन द रेशियो 4:1। मैं आपको ना थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। हम मानते हैं कि लेबर और एक क्या है सर मेरा यहाँ पे मशीन, क्या है एक, दोनों में फर्क क्या है सर? अब मेरे फर्क भी समझ लो बेटा यहाँ पे। सर ये वाला जो है ना, ये तो कौन सा फैक्टर है? वेरिएबल। लेबर कौन सा फैक्टर होता है सर? और सर जो मशीन होती है वो कौन सा फैक्टर होता है? तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर दो ही चीजें यूज होती हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है, और फिक्स क्या रहता है सर? अपनी जगह फिक्स रहता है। अब यहाँ पे जो रेशियो दी हुई है हम मान के चलते हैं, कितनी दी है बेटा यहाँ? 4:1 का मतलब क्या है यहाँ पे कि सर जब मेरे पास एक मशीन है तो एक मशीन पे कितनी लेबर काम कर रही है? उस टाइम पे 4 लेबर लगा रखी है। तो ये वाली जो रेशियो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप के अंदर ये हमेशा क्या रहेगी सर? सेम ही रहेगी। भले ही मेरा प्रोडक्शन बढ़े, भले ही मेरा प्रोडक्शन कम हो, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है इसको हम कभी भी चेंज नहीं करते, हम कभी भी इसको चेंज, देखो क्या लिखा है, कहते हैं देन दिस रेशियो प्रोपोर्शन 4:1 continue to be constant for different level of output. Constant proportion type of production function is only a long period possibility, not a short period possibility. कहते हैं सर हम शॉर्ट पीरियड में इसको अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट पीरियड में मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे को लेबर बढ़ानी ही पड़ेगी और मेरे को बहुत सारे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। समझ आ गया? तो सर कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर सिंपलीफाई करूं आपको तो बेटा इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सर जो हम रेशियो एक बार लगाते हैं फैक्टर्स की, वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, भले ही हमारा फैक्टर भले ही हमारा आउटपुट बढ़े या भले ही हमारा आउटपुट कम हो। अब आते हैं बेटा दूसरे वाले पे, वो कौन सा है सर? यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। क्या है यहाँ पे? देखो नाम से पता चल रहा है कौन सा है सर ये? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। कहता है इन वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट रेशियो टेंड्स टू चेंज विद एनी चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है इसके अंदर जो आप इनपुट रेशियो लगा रहे हो ना, वो आप चेंज कर सकते हो किसके अकॉर्डिंगली? अपने आउटपुट मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोडक्शन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? कहता था प्रोडक्शन में सीक टू इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग 5 यूनिट्स ऑफ अ लेबर विद 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। इसका कहने का मतलब समझो बेटा, यहाँ पे देखो भाई, अभी हमने क्या डिसाइड किया था ऊपर वाले के अंदर कि हमारी रेशो क्या रहेगी सर? ठीक है, और मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट वाले के अंदर ये रेशो कभी भी चेंज, चाहे प्रोडक्शन बढ़ाना हो चाहे प्रोडक्शन कम होना हो। लेकिन सर जब वेरिएबल वाले की बात आती है तो इसके अंदर सपोज करो मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? इस एक मशीन पे 5 लेबर लगा दूंगा, और ज्यादा बढ़ाना है तो इस एक मशीन पे मैं 6 लेबर लगा दूंगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? एक मशीन पे 3 लेबर लगा दूंगा। तो यानी कि सर इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले में हम चेंज नहीं कर सकते, वो अपनी जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट। डिफरेंस समझना सर, कांस्टेंट में फैक्टर की जो रेशियो होती है वो चेंज नहीं होती। कांस्टेंट वाला जो होता है सर वो लॉन्ग रन के लिए होता है, शॉर्ट रन में अप्लाई। वेरिएबल वाला जो होता है सर ये क्या होता है? इसमें फैक्टर की रेशियो चेंज की जा सकती है। दूसरा सर ये किसके अंदर अप्लाई होता है? शॉर्ट रन के अंदर अप्लाई होता है। कहां पे अप्लाई होता है ये हमारा? देखो लिखा है प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफन स्टडी विद द रेफरेंस टू अ शॉर्ट पीरियड ओनली। ये कहां पे लगेगा सर? हमारा शॉर्ट पीरियड में लगेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि सर प्रोडक्शन किसे कहा जाता है ये समझाइए। तो देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ प्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है सर हमारा कौन सा? टोटल प्रोडक्शन। क्या आता है सर? टोटल। अब यहाँ पे देख लो, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको ये तीनों क्लियर कर दूंगा, क्योंकि थ्योरी समझ के कुछ होगा नहीं इसमें। देखो देखिए बेटा इधर, ये है बेटा आपका क्वांटिटी, लिखते हैं इसको हम क्यू, और ये है बेटा हमारा प्रोडक्शन। सपोज करो बेटा पहली यूनिट पे हमारा जो टोटल, जब मैंने पहली यूनिट बनाई तो मेरा जो टोटल प्रोडक्शन निकल के आया वो कितना आया? 20। दूसरा जब फैक्टर लगाया तो कितना निकल के आया? 40। तीसरे पे कितना निकल के आया? 70। उसके बाद चौथे पे लगा रहा है तो ये कितना आ गया? मान लो 100। यहां तक समझ आ गई? ठीक है, तो जब जैसे जैसे इनपुट आउटपुट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें सर 2 टर्म्स आते हैं, एक आता है सर सबसे पहले एमपी। क्या आता है? एमपी का मतलब होता है सर मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको हम? पूरी इकोनॉमिक्स में एमपी का फॉर्मूला सेम रहने वाला है। एमपी नहीं मतलब चाहे मार्जिनल कॉस्ट पढ़ लो, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ लो,
आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, इसके अंदर सबके अंदर क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। सेम कैसे? सिंपल सा है बेटा, मार्जिनल प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है सर, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है। मतलब पहली यूनिट पे जो टोटल प्रोडक्शन 20 था तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी कितना था, अगली यूनिट में क्या हो जाएगा सर, इसमें से इसको घटा दो, 20 से 40 हुआ ना, तो कितना चेंज आया सर 20, 40 से 70 हुआ, इसमें से इसको घटा दो, कितना हुआ सर 100 में से इसको घटा दो, कितना चेंज हुआ सर। ठीक है, अब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं इसे क्या कह सकता हूं सर, टोटल प्रोडक्शन का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है सर, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। टीपी का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब इसके बाद आता है सर हमारा क्या, एपी। एपी का मतलब होता है सर एवरेज प्रोडक्शन। क्या होता है, एवरेज। सिंपल सा रूल है बेटा, ये पूरी इकोनॉमिक्स के लिए है, जिसका भी एवरेज निकालना है ना उसको उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। जिसका भी एवरेज निकालना है उसको किससे डिवाइड कर दो, उसकी क्वांटिटी से। मतलब अब मेरे को एवरेज प्रोडक्शन निकालना है ना, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है सर 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही अगला कितना है सर 40 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितनी है सर 2, तो कितना आ गया ये 20। 70 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, 3 तिया 9, 23.3। उसके बाद सर 100 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो गया सर यहाँ पे 25। तो ये क्या निकल के आ गया सर, हमारा एवरेज प्रोडक्शन निकल के आ गया। समझ आ गया क्या है सर, टीपी का डिफरेंस मार्जिनल प्रोडक्शन, और टीपी को अगर क्यू से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर, हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। क्लियर है जी, सबको क्लियर है ये, पक्का? चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ पे आता है, ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, कहते हैं डिफाइन रिटर्न टू अ फैक्टर, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स ऑल टाइप। वैसे तो ये कई बार सिलेबस में से आउट भी हो सकता है इस बार ना भी हो, लेकिन ये आगे की क्लासेस में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए करा के चल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है सर यहाँ पे, डिफाइन रिटर्न टू अ फैक्टर। ये वर्ड कैसे बना रिटर्न टू अ फैक्टर? फैक्टर क्या बताया सर मैंने, इनपुट और आउटपुट, यानी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में लगाता हूं, उससे मेरा प्रोडक्शन निकल के आता है। रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब क्या है सर, कि जो मैं फैक्टर लगा रहा हूं उससे मेरे पास रिटर्न कितनी आ रही है, उससे मेरे पास रिटर्न। एक अकाउंटेंसी में बेटा एक टर्म होता है जिसका नाम क्या होता है मैं बताता हूँ, आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन, यानी कि सर जो मैंने बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है उससे मेरे पास रिटर्न कितना आएगा, तो वो किसका टर्म था, अकाउंटिंग का। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टर लगा रहा हूँ ना, तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है उसको, रिटर्न टू अ फैक्टर। यानी सर जो मैंने फैक्टर्स लगाए थे उस पर मेरे पास कितना रिटर्न निकल के आएगा, यानी प्रोडक्शन कितना बनेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, कहता है इट शोज द वेरिएशन इन द टोटल आउटपुट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर। ये टर्म याद रखना कि इसके अंदर जो चेंज आएगा बेटा वो किसके अंदर आएगा, सिर्फ आपका वेरिएबल फैक्टर्स में आएगा। किसके अंदर चेंज आएगा बच्चे, वेरिएबल फैक्टर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर के साथ जब मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करूंगा तो उससे जो टोटल आउटपुट में चेंज आएगा उसको मेजर करने के लिए क्या पढ़ रहे हैं सर हम यहाँ पे, रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़ रहे हैं। यहां तक क्वेश्चन समझ आया? पहले क्या है कि सर जो हम इनपुट लगाएंगे उससे हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, सबसे पहला क्या है सर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। पहला क्या है सर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कह रहा हूं यहाँ, और यहाँ देखेंगे भी आप। कहता है इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच टोटल आउटपुट टेंड टू इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। पहले यहाँ देखिए, लेबर वन, देखो कैपिटल क्या है सर, मेरा फिक्स फैक्टर है, तो वो अपनी जगह क्या चल रहा है, पूरा का पूरा फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज। लेबर क्या है सर, मेरा एक वेरिएबल फैक्टर है। जब मैं एक कैपिटल लगाता था, एक लेबर लगाता था, तो टोटल प्रोडक्शन कितना था, समझ आ गई यहां तक? अब देखते जाना जो मैं समझा रहा हूं, कितना आता था सर यहाँ पे, 4 आता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब बेटा जब मैंने एक मशीन के साथ, सपोज करो ये कैपिटल क्या है हमारी, मशीन ही है, अब मैंने इसके साथ जब 2 लेबर लगाई तो मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया सर 10। तो चेंज कितना आया इसके अंदर सर 6, तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया 6 हो गया। मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया सर, अभी बताया था ना बेटा टीपी का डिफरेंस क्या होता है हमारा, मार्जिनल प्रोडक्शन। फिर जैसे ही मैंने तीसरी लेबर लगाई तो मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया, अब चेंज कितने का आ गया सर 8 का। फिर चौथी लगाई तो सर ये कितना हो गया 28, कितने का चेंज आया सर 10 का। फिर सर ये माइनस का 10 करना है यहाँ पे, ठीक है ये 10 है ना, तो 10 में से ये घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18 होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा माइनस का। क्लियर है जी यहां तक ये? अब ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो बच्चे, वो क्या कह रहा है
जैसे जैसे मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया, वर्डिंग सुनना क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया तो मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ा, और कैसे बढ़ा सर, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। अब ये इंक्रीजिंग रेट होता क्या है बेटा, पहली बार कितने से बढ़ा था, ठीक है, दूसरी बार कितने से बढ़ा, तीसरी बार, यानी बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है सर, तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, तो यानी कि सर पहले के अंदर जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, और किससे बढ़ेगा सर, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर बोला, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर बोला जाता है। क्लियर। अब उसके बाद आता है सर हमारा कौन सा, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। देखो नाम से पता चल रहा है, अब रिटर्न कैसे आएगी सर मेरे पास, कैसी रिटर्न आने वाली है, कांस्टेंट। कैसे आती है ये भी देख लेते हैं, आपको वैसे देख के ही पता चल जाएगा अपने आप। देखो बेटा, अब मैंने सबसे पहले पे कितना करा, 5, तो एमपीबी कितना है 5। जैसे ही मैंने 1 से 2 करा, अब मेरा प्रोडक्शन कितने से बढ़ गया, 10 पे आ गया, लेकिन एमपी कितना है सर, दोनों के बीच का डिफरेंस 5। फिर 30 करा, 3 से करा तो कितना हुआ 15, फिर कितना है 5, 20, 25, हर जगह पे गैप कितना है सर हमारा, यानी सर प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कैसे रेट से बढ़ रहा है सर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सर, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर बोला जाता है। देखो क्या लिखा है, कहता है इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच टोटल आउटपुट इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट एज अ वेरिएबल फैक्टर चेंजेस। जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करूंगा तो मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा सर, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद आएगा तीसरा इसका, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या आया निकल के यहाँ पे बच्चे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है सर, घटना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, थ्योरी बाद में पढ़ो, पहले प्रैक्टिकल समझो। क्या हुआ यहाँ पे, 1 पे कितना था 5, ये भी 5 था, अब 1 से 2 पे गया, 1 से, जैसे ही मैं बेटा 2 पे गया तो ये 5 से कितना हो गया 8, तो चेंज कितने का आया सर, 3 का। फिर 8 से कितना हो गया सर 10, चेंज कितने का आया, 10 से कितना हो गया 11, चेंज कितने का आया 1, 11 से 11 कितना आया, और 11 से 10 पे कितना हो गया। यानी कि सर अब क्या हुआ सर, जैसे जैसे मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाए तो मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, तो लेकिन कैसे बढ़ा सर, वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा। कैसे बढ़ा, वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा। तो इसी को क्या बोला गया, देखो यहाँ पे कहता है इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच फर्स्टली टोटल आउटपुट इंक्रीज्ड एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन बिकम मैक्सिमम एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग। मैक्सिमम होता है और उसके बाद क्या होता है सर, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गए, ठीक है।